नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। आज बात करते हैं इंडिया अलायंस की, जो कि अब बिखरने को तैयार बैठा है, जिसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर इंडिया अलायंस के अंदर बहुत ज्यादा असंतोष है। अब ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि भाई आपसे नहीं होता तो हम लीड कर देते हैं। ये बाकायदा स्टेटमेंट है ममता बनर्जी का, हम आपको दिखाएंगे। और अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिनके दम पर राहुल गांधी उछल रहे थे, राहुल गांधी ने इन्होंने 6 सीटें जीती थी और अखिलेश ने ज्यादा सीटें जीती। अखिलेश की पार्टी ने टोटल 37 सीटें मिली थी इनको, और ये बहुत उछल रहे थे कि हमने लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो अब अखिलेश की पार्टी को भी ऐसा लगता है कि समझ में आ गया है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने लायक तो नहीं है, और ना वो इंडिया अलायंस को लीड करने लायक है। ममता बनर्जी भी स्टेटमेंट दे चुकी हैं। तो सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। सूद साहब, राहुल गांधी पिछली बार जब अमेरिका गए थे तो उनकी मुलाकात वहां पर एक ऐसे शख्स से हुई थी जिनका नाम डोनाल्ड लू है। डोनाल्ड लू वो है जो रिजीम चेंज के मास्टर हैं और अमेरिकन डीप स्टेट के हैं वो। तो बांग्लादेश में उन्होंने सब कराया। राहुल गांधी की उनसे मुलाकात हुई थी, उसकी फोटो भी आई थी, लेकिन पार्टी ने कहा कि ये एक सामान्य बातचीत थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी को लेकर जो एक माहौल बन गया है, फिर जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है वैसे ही यहां पर किसान आंदोलन शुरू हो गया, जो कि बॉर्डर पर खड़े हैं, आपको पता ही है। दिल्ली में भी चुनाव है, उसको लेकर भी एक वो है कि भाई हो सकता है वो केजरीवाल ने खड़े करवाए। खैर, हम यहाँ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और ममता बनर्जी को और समाजवादी पार्टी को लगभग ये समझ में आ चुका है कि ये हमारे अलायंस का भला नहीं कर सकते। तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किए हैं। सूद साहब, क्या लगता है कि राहुल गांधी को क्या जल्दी ही इस जो लीड कर रहे हैं, ये लीडिंग पोजीशन में, इससे हाथ धोना पड़ेगा? देखिए, ये लीडर ऑफ अपोजिशन तो है, क्योंकि उनको 99 सीट्स मिली, सबसे बड़ी पार्टी है आपके पार्लियामेंट के अंदर, अपोजिशन के अंदर। लेकिन दूसरी बात है, जिस टाइप की इनकी हरकतें, जब यूपी का इलेक्शन हो तो राहुल गांधी उभर के आ गए, अखिलेश यादव और मिलकर काफी अचीव कर लिया, क्योंकि उसके अंदर कुछ बीजेपी के अंदर डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से उनको यूपी के अंदर बेनिफिट मिला। और यहाँ पे जो इलेक्शन है 2024 के, उसमें भी बेनिफिट मिला, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन था और राहुल गांधी का जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके पीछे यूएस की डीप स्टेट थी, तो इनको बेनिफिट तो मिला। लेकिन पीएम मोदी को जो पावर से हटाने का एजेंडा था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि पीएम मोदी की कैंपेनिंग पॉजिटिव थी। और इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे जो कैंपेनिंग हो रही थी राहुल गांधी के द्वारा, वो इसी तरीके से हो रही थी जो यूएस के अंदर की गई हैरिस के द्वारा, कमला हैरिस के द्वारा। तो इसके बाद यहाँ पे जब दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस हारी, जीती हुई ऐसा लगता था स्टेट वो हार गई, जिस तरीके से आपके महाराष्ट्र के अंदर ये इलेक्शन हार गई कांग्रेस और बुरी तरह से हारी, उससे राहुल गांधी की इमेज खराब हो गई, बहुत इमेज खराब हो गई। और उसके बाद राहुल गांधी जब पार्लियामेंट पे आते हैं तो एक ही मुद्दा इनके पास, पहले रफाल था, आजकल अडानी है। अडानी के ऊपर भी इनके बड़े डिफरेंसेस है। ममता बनर्जी किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करती राहुल गांधी की जो अडानी की स्टेटमेंट है। और अडानी कर क्या रहे हैं? अडानी तो देश का काम कर रहे हैं, देश के बहुत से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, श्रीलंका के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गल्फ के अंदर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनके अफ्रीका के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और सारे के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया को सपोर्ट करने को और चाइना को काउंटर करने के लिए। और इसीलिए राहुल गांधी को प्रॉब्लम है कि वो क्यों चाइना को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इंडिया का दुश्मन है, एनिमी नंबर 1 है। ये 2008 से क्लियर हो गया था। और जब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो क्वेश्चन तो उठा देते हैं अडानी का, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी को देखा जाए तो सो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके आदमी से? क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन के काबिल है? क्या ये आदमी इतना रेस्पॉन्सिबल है कि देश का भार संभाल सकेगा? क्या ये आदमी देश को संभाल सकता है? क्या देश को बटने से रोक सकता है? ये बात करता है कि हम जुड़ने का काम करते हैं, जुड़ने का काम नहीं करता। राहुल गांधी देश को तोड़ने का काम करता है। और जिस तरीके से आप देखिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर सोए हुए हैं, इसकी इमेज तो अच्छी नहीं होती ना, कोई इनको पसंद नहीं कर रहा इस टाइप पे, इवन इनके जो अलाइज है वो नहीं पसंद कर रहे। और दूसरी बात है, जिस तरीके से संबित पात्रा ने इनके ऊपर अटैक किया, पहली बार बीजेपी ने या किसी बीजेपी के लीडर ने बीजेपी की लीडरशिप के अप्रूवल से अटैक किया राहुल गांधी के ऊपर, और साथ में राहुल गांधी को कह दिया कि ये तो गद्दार है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह दी, क्लियर बात कह दी, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बात कर दी, क्योंकि उनके पास बहुत से प्रूफ है राहुल गांधी के खिलाफ। और दूसरी बात है कि डीप स्टेट यानी कि यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसको भी टारगेट किया। जब निज्जर और पुन्नू का केस उठ रहा था तब तो किसी ने उन पर आवाज नहीं उठाई। यूएस के ऊपर सबको पता था यूएस का हाथ है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट थी इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए।
यूएस के पीछे पीछे डीप स्टेट थी। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी डीप स्टेट है उसके अंदर, जो इंडिया को टारगेट करती है वो ट्रंप को भी टारगेट करती है। और देखिए इंडिया के अंदर इश्यूज दूसरे हैं। इश्यूज आज बांग्लादेश का है, बांग्लादेश में कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपनी टांग उठा करके चले जाते हैं आपके यूपी की तरफ, संभल में, यहाँ पे जो जहाँ पे मस्जिद के ऊपर हुआ। मस्जिद में क्या हुआ? मस्जिद में किसने गुंडागर्दी की? वो की मुसलमानों ने। वो जो काम कर रहा था पुलिस पे अटैक कर दिया, फिर ये संभल जाना चाहते हैं, देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इवन इसके ऊपर मायावती ने इनको चैलेंज किया। मायावती ने कहा कि आप क्या करेंगे वहां जाकर के, आप क्यों नहीं जाते बांग्लादेश? जाए तो बांग्लादेश जाए, वहां पे बात नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बात यह है कि इस टाइम पे राहुल गांधी जब हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हार चुके हैं, कांग्रेस हारी है, साथ में दूसरों को हरा दिया जो इनके साथ थे, उद्धव ठाकरे को हरवा दिया, साथ में इन्होंने शरद पवार जैसे आदमी को हरा दिया इलेक्शन वहां पे, और सारा का सारा ब्लेम डाल रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। और इसके बाद अब ममता बनर्जी उठ गई हैं। उन्होंने कहा जी राहुल गांधी किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस के लीडर नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी वजह से इंडिया अलायंस डूब रहा है। जो अखिलेश यादव इनको सपोर्ट करते थे वो भी इनको अपोज करने लग गए। अब इन्होंने इलेक्शन हारने के बाद जब महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन हारे, तब इन्होंने उस पर क्वेश्चन उठा दिए कि जो वोटिंग मशीन है ईवीएम पे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए कि यहाँ पे बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन जब बैलेट पेपर का क्वेश्चन आया तो किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, ना तो अखिलेश यादव ने, ना उद्धव ठाकरे ने, ना शरद पवार ने, ना ममता बनर्जी ने। जब इलेक्शन जीते तो कोई इशू नहीं है, जब ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर उनको सीटें मिली तब तो उन्होंने कहा कि ईवीएम की गलती है यहाँ। जब इलेक्शन हार गए तो ईवीएम की गलती है। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जो गलत तरीके से हमारे पे क्वेश्चन उठाएगा उसके ऊपर केस फाइल कर देंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी इस टाइम पे एक्सपोज किए गए संबित पात्रा के द्वारा और साथ में निष्कांत दुबे के द्वारा, इनकी पोल खुल गई है कि इनके पीछे फॉरेन हैंड चल रहा है। और जिस तरीके से फेल हो रहे हैं, बार बार फेल इसलिए हो रहे हैं कि एजेंडा तो उठाते नहीं, कोई इशू तो उठाते नहीं। इशू उठा देंगे संभल का, अगर ये बंगाल वेस्ट, अगर ये बांग्लादेश का इशू उठाते तो इनको हिंदू भी सपोर्ट करते, लेकिन हिंदू अब इनको सपोर्ट नहीं करते इनके एजेंडे की वजह से। और इसकी वजह से जो इनके एलाइज है उनको भी हिंदुओं की वोटें नहीं मिल रही, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो। सिर्फ मुस्लिम के पीछे तो ये वोटें इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। तो ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी फिट नहीं है इंडिया अलायंस को लीड करने में, तो अगर मेरे को कहा जाए तो मैं उसको लीड करूंगी। और साथ में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, उन्होंने भी कह दिया कि राहुल गांधी किसी तरीके से फिट नहीं है इंडिया अलायंस को लीड करने में। साथ दे दिया है, शरद पवार का साथ मिल गया है ममता बनर्जी को। बिल्कुल। तो अब क्या है कि जो इनके इशू उठा रहे थे, अडानी के इशू के ऊपर भी इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब आप जब नॉन इश्यूज को इशू बनाने की कोशिश करेंगे तो हम बार बार तो नहीं जीत पाएंगे, बार बार तो इशू नहीं उठेगा। तो राहुल गांधी को इस टाइम पे इंटरनल चैलेंज किया जा रहा है इंडिया अलायंस के द्वारा। और अगर आप पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं तो अच्छी बातें की, जैसे ये पार्लियामेंट हाउस को बार बार बॉयकॉट कर देते हैं, तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो पार्लियामेंट को बॉयकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी स्टेट के भी कुछ इश्यूज हैं जो हमको पार्लियामेंट हाउस के अंदर डिस्कस करने हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करने हैं, तो हम राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए आप अगर पार्लियामेंट के अंदर जीत के आए हैं तो पार्लियामेंट के अंदर मर्यादा में रहिए, इश्यूज डिस्कस करिए, देश की प्रोग्रेस की बात कीजिए, आप तो एजेंडे की बात कीजिए। लेकिन आप अडानी करेंगे, कभी रफाल करेंगे, आपके पास कोई दूसरा इशू है ही नहीं, तो आपको कैसे सपोर्ट मिलेगी? देखिए इसी तरीके से केजरीवाल ने पूरा नुकसान किया, अच्छी मेजोरिटी से जीत के आए थे, लेकिन बार बार झूठ बोलना, बार बार नॉन इश्यूज को उठाना। उसी तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से नॉन इश्यूज को उठा रहे हैं, उससे राहुल गांधी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। आप अगर आते हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर तो पूरी नींद करके आइए। पार्लियामेंट हाउस को सोने की जगह तो है नहीं जहां पे आप सो जाते हैं। जब सो रहे थे तो मिनिस्टर इनका मजाक उड़ा रहे थे, इनका मजाक उड़ना कि इनकी पार्टी का मजाक उड़ना, और ये देश को लीड करेंगे। ये पार्टी क्या लीड करेंगे? पार्टी का तो भट्ठा बिठा दिया, ये देश क्या लीड करेंगे? मोदी सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं और सारा दिन काम करते हैं, फिर भी आपने कभी उनको ऊँगते देखा है? कभी आपने योगी को ऊँगते देखा हुआ? कभी आपने इंदिरा गांधी को देखा था कि इंदिरा गांधी सुस्त बैठी हो कहीं पे? ये सब अलर्ट रहते थे क्योंकि देश का काम करते हैं। राहुल गांधी इस टाइम पे टोटली निग्लेक्ट हो चुके हैं, कोई इनको पसंद नहीं करता अपनी पार्टी के अंदर, और बहुत जल्दी अपना जो लीडरशिप है इंडिया अलायंस की, चाहे इनके पास 99 सीट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इनको इंडिया अलायंस के लीडर से हाथ धोना पड़ेगा अपनी हरकतों की वजह से। आपने संभल जाना है, लेकिन आप संभल छोड़ के बांग्लादेश के बॉर्डर तक तो चले जाइए, कभी क्रिटिसाइज तो कर दीजिएगा। लेकिन इनकी फोटो आती है मोहम्मद यूनिस के साथ, जो हिंदुओं के बुचर हैं, जिन्होंने हिंदुओं के कत्लेआम किया है बांग्लादेश के अंदर, उनसे हाथ मिलाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस टाइम पे ममता बनर्जी तक ने स्टेटमेंट दे दी है बांग्लादेश के ऊपर, अखिलेश यादव जरूर चुप हैं। लेकिन राहुल गांधी, अगर आप लीड करना चाहते हैं इंडिया अलायंस को, सिर्फ आपको मुस्लिम वोटें चाहिए, क्या आप हिंदुओं की बात नहीं करेंगे? हिंदू के इश्यूज नहीं उठाएंगे?
हर एक हिंदू आज देश के अंदर परेशान है, बांग्लादेश के अंदर जो भी इंसिडेंट हो रही है उससे। तो राहुल गांधी अगर मेंटेन करना चाहते हैं अपनी सीट, तो उनको हिंदुओं पे बात करनी चाहिए, हिंदुओं के इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। सिर्फ आप वायनाड चले गए तो इसका मतलब ये तो नहीं आप मुसलमान की बात करेंगे। इसीलिए इनको डर लगता है किसी हिंदू जगह से इलेक्शन लड़ना, और आज अपनी गद्दी तो खो रहे हैं इंडिया अलायंस की, लेकिन अपने एलाइज भी खो रहे हैं। सर एक चीज और है, इन कांग्रेस के अंदर एक इन फाइटिंग है। अभी क्या हुआ था पिछले दिनों, बीजेपी माफ कीजिए, जैसे बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसमें बड़ी चर्चा होती है, मंथन होता है, ऐसी कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसकी बैठक होती है। ये चुनाव के बाद होती है और इसमें यह देखा जाता है कि पार्टी क्यों हारी, क्या हमारे कारण, उनको उन वजहों का पोस्टमार्टम होता है कि पार्टी हारी क्यों। लेकिन ऐसा होता है और कुछ होता है नहीं, नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं होता। तो वर्किंग कमेटी की बैठक में ऐसा सुना गया कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे पार्टी को ऊपर से नीचे तक हमको रिवाइव करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तक। अब सवाल यह है कि ऊपर से नीचे, ऊपर तो सोनिया गांधी बैठी हुई है, फिर राहुल गांधी है, तो किसको हटाएंगे। और बोले कि आपने कर्नाटक में आपने कहा कि हम फ्री की गारंटी दे रहे हैं, हम ये गारंटी दे रहे हैं, हम ये गारंटी दे रहे हैं, ऐसे इन्होंने वहां भी किया, दूसरे स्टेट में भी किया। तो गारंटियों के लिए पैसा कहां से आएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसी खरी खोटी बातें कर दी जो राहुल गांधी को पसंद नहीं आई और राहुल गांधी वहां से उठ के चल दिए। अब ये सुन रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर गाज गिर सकती है। कुछ समय बाद मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के रडार पर हटाया जा सकता है उनको। तो अब पार्टी के अंदर ही, अब ये तो इंडिया अलायंस की बात तो बहुत बड़ी है, उसमें तो 12-13 पार्टियां हैं, यहां तो इनसे कांग्रेस ही नहीं संभल रही है अपनी पार्टी। देखिए एक्चुअली क्या, हाँ देखो बेसिकली क्या है कि जब भी इलेक्शन हारते थे तो एक पार्टियां मंथन करते हैं क्यों हारे। जैसे बीजेपी हारी नहीं, बीजेपी इतनी अच्छी सीटों से नहीं जीती। जब आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने मंथन किया, क्या गलतियां थी, कहां हम पीछे छूटे, किस किस आदमी ने हमको धोखा दिया, क्या क्या एजेंडे थे जो हम टेकअप नहीं कर पाए, या क्या हमारा कैंपेन के अंदर कमी थी, सारी की सारी की असेसमेंट की गई। और पीएम मोदी ने योगी को स्पेशल टास्क दिए कि जहां जहां हमारी हार हुई है या जहां हमने वोटें कम जीती हैं, जैसे वाराणसी के अंदर कम वोटें मिली थी कंपैरिजन टू पिछले साल, तो वहां का असेस कीजिए क्या रीजन है, और जो रीजन चुने गए तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया, स्टेप्स दिए गए उसको ठीक करने के लिए। तो ये मंथन किया जाता है, और ये मंथन किया जाता है पार्टी की वर्किंग कमेटी के द्वारा। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो मंथन कोई होता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। अब जैसे हेमंत जो आपके विश्वास शर्मा, जो जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो जब कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी से मिलने गए। तो राहुल गांधी ने उनको अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के लिए चले गए और उनसे कहा बिस्कुट खाइए, जो कुत्ते के बिस्कुट उनको खिलाने की बात की, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और पीएम मोदी ने उनको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो समझ गए कि ये आदमी काम का है, ये एजेंडा पूरा कर सकता है, तो उसको अपनी पार्टी में लाए और सीएम बना दिया असम का। आज अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी के लोगों की इज्जत नहीं करोगे जैसे राहुल गांधी, और आप अपने आपको सोचोगे कि मैं तो शहंशाह हूं, मैं बादशाह हूं, क्योंकि मेरा बाप यहाँ पे पीएम था, मेरी दादी यहाँ पे पीएम थी, तो मेरा तो हक बनता है यहाँ पे पीएम बनना। राहुल गांधी का जो ये विचार है, जो सोच है, वो ही उनको ले डूबी है। और अगर ये आम आदमी की तरह काम करे और अगर देश के बारे में सोचे, देश की प्रॉब्लम के बारे में सोचे, अगर अडानी करते रहेंगे, राफाल करते रहेंगे, तो कैसे कोई इनको वोट देगा। क्या लोग बेवकूफ हैं? लोगों को समझ नहीं आता कि इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई बात करने का इशू नहीं है। अगर ये जॉर्ज सोरोस के साथ रहेंगे, देश के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, तो कब तक इनको सपोर्ट मिलेगी। और आप अडानी करके आपने अपने लाइफ को खो दिया। आपने किसानों को इशू उठा करके जो नॉन इशू है उसको फिर उठा रहे हैं। आप पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाते हैं, वहां पे सो जाते हैं, तो कैसे आपकी पार्टी चलेगी, कैसे आप चलोगे। खैर, अब राहुल गांधी का मुझे लगता है बैंड बजने वाला है। एक तो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ चार्जेस हैं, जैसे नेशनल हेराल्ड का केस है, इश्कत दुबे और संबित पात्रा ने ये इशू उठा दिए, और पहली बार ओपन इशू उठाया उन्होंने, राहुल गांधी को गद्दार कह दिया। फिर ये भी कह दिया कि जो इनकी यात्रा होती थी उसके अंदर पैसे दिए जाते थे जॉर्ज सोरोस के द्वारा, और वैसे भी लोगों को पता है राहुल गांधी की क्या लिंक है चाइना के साथ। इन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी अरुणाचल से, लेकिन चाइना के कहने पे इन्होंने असम से शुरू कर दी, क्योंकि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश, तो राहुल गांधी वहां शिफ्ट हो गए। जब डोकलाम हुआ तो चाइनीज एम्बेसडर से मिलने चले गए। जब हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था, हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी थी, ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करा रहे थे किसानों से, ताकि वहां पे जो जवान खड़े हैं बॉर्डर पे उनको राशन न दिया जा सके, और तब चले जाते हैं चाइनीज एम्बेसडर से मिलने। फिर आप चाइनीज से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं अगस्त 2008 में, सीक्रेट एग्रीमेंट साइन हो जाता है। फिर चाइनीज इनके जो फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें करोड़ों रुपया डिपॉजिट कर देती है। तो समझ तो सबको आ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से संबित पात्रा ने इनका नाम उठाया,
साथ में नाम उठाया जॉर्ज सोरोस का कि इनका कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस से, और ओपनली इनको गद्दार कहा। और जॉर्ज सोरोस के बारे में तो आप जानते हैं कि उनका क्या एजेंडा है, एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा है उनका। और जिस तरीके से इस टाइम पे यूएस की डीप स्टेट का नाम लिया है, यूएस का नाम सीधा ले दिया है, निज्जर और पन्नू के चक्कर में हमने नाम नहीं लिया, लेकिन आज अगर उनका नाम ले दिया यूएस की डीप स्टेट का या यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसका मतलब है कि इनको पूरी सपोर्ट है पीछे से। सपोर्ट किसकी है? सपोर्ट है ट्रंप की, क्योंकि सपोर्ट ट्रंप भी डीप स्टेट जो यूएस के अंदर उसको चैलेंज कर रहे हैं, और ट्रंप चैलेंज कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस को। तो यही एजेंडे, यही इस तरीके से अगर आज इंडिया भी जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है ट्रंप ने कहा, ट्रंप से इनका एग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसको चैलेंज करो, टारगेट करो, तभी तो हम कर रहे हैं, नहीं तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं है। जब निज्जर और पन्नू के ऊपर कोई वर्ड नहीं बोल सकते, तो आज हम राहुल गांधी और निज्जर का नाम लेकर के, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का नाम लेके यूएस की डीप स्टेट का नाम ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि रेवोल्यूशन आने वाला है। और राहुल गांधी की ड्यूअल सिटीजनशिप वो भी चल रहा है, तो राहुल गांधी का एक जो पॉलिटिकल कैरियर है वो इस टाइम पे खत्म होने के कगार पे आ चुका है, और इस पे पूरे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। अदरवाइज बीजेपी डायरेक्ट अटैक नहीं करती थी राहुल गांधी पे। देखिए, संबित पात्रा के स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि बीजेपी का इस टाइम पे ऑफेंसिव एटीट्यूड है राहुल गांधी के द्वारा, जिसको गद्दार कह दिया, जिसको एंटी नेशनल कह दिया, जिसको ट्रेटर कह दिया संबित पात्रा ने और किशन दुबे ने। तो आप समझ सकते बिल्कुल हैं सर, एक आज ये सवाल तो खड़े होते ही हैं, सवाल तो खड़े होते हैं, जैसे कि मैंने आपने इंट्रो में बताया कि जब ये अमेरिका गए थे तो ये डोनाल्ड लू से मिले थे। डोनाल्ड लू कौन है? वो भी रिजीम चेंज कराता है दुनिया में। अभी सीरिया में क्या हो रहा है, आपने देखा? उन्होंने वहां रिजीम चेंज करा दिया, हाँ बशर अल असद को भागना पड़ रहा है वहां से। भाग गया, बल्कि कोई कह रहा वो मर गया, क्रैश, प्लेन क्रैश में मर गया। तो ये सारी चीजें हैं, और राहुल गांधी की एक्टिविटीज जो है वाकई बहुत संदिग्ध है। और अभी फ्रांस की भी एक किसी मीडिया आउटलेट ने इस बात का दावा किया है कि इनका कोई है डीप स्टेट से रिलेशन है, और इसी को लेकर जो हंगामा हुआ है, और संबित पात्रा ने जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल अपने आप में इनकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा ये कि राहुल गांधी अब अपने ही अलायंस में बिल्कुल अलग थलग इसीलिए पड़ चुके हैं क्योंकि अपोजिशन के बड़े लीडर्स को, जो अपने अपने राज्य के बड़े लीडर हैं, ममता बनर्जी लीड कर रही है पश्चिम बंगाल को, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतनी बड़ी पार्टी, वो मायावती तक को समझ में आ चुका है कि ये कहीं फॉरेन फंडिंग का खेल है, और इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का शामिल होना है। तो फिलहाल सूद साहब, इस बातचीत में इतना ही। अब आगे बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।